ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर 2019 और हम बात कर रहे हैं जयपुर के संगिनी ग्रुप से। चलिए हमारे साथ कुछ और बैठे हैं। जी आप बताएं। मैं सुनीता सिंघवी संगिनी सेंट्रल से हूँ। मुझे यही कहना है कि ये चुनाव में एक दूसरे पे छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जीतना है तो आप अपने दम पर जीतो। आप ये बताओ कि आप सच में क्या करोगे, झूठे वादे मत करो। पर एक दूसरे को खींचकर वोट जीतना अच्छी बात नहीं है। और आजकल सब समझदार हो गए हैं, मतदाता भी अपनी समझ से वोट देते हैं कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। अभी मोदी जी जगह जगह भाषण दे रहे हैं, सब गांवों में, सब शहरों में जाके। अदरवाइज तो विदेश भ्रमण में ही रहते हैं, देखते नहीं है जनता को कि भाई जनता को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब उनको जनता की प्रॉब्लम याद आ रही है जब उन लोगों को वोट लेने। तो इसलिए ये नहीं करके ये वादे करें कि हम सच में क्या कर सकते हैं, तो जनता को कंफ्यूज नहीं करें। बाकी तो जनता समझदार है, जो देगी वोट है। मोदी साहब का 5 साल का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो किस नजरिए से देखती हैं, आपको कैसा लगा ये 5 साल का? नहीं, वैसे कार्यकाल अच्छा था उनका 5 साल का, सिवाय नोटबंदी के। क्योंकि उन्होंने जो सडनली नोटबंदी कर दी, और जब हमारे घरों में शादियां थी नवंबर में, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस वक्त। उनका ये कहना था कि काला धन आउट हुआ सिस्टम से। पर मुझे नहीं लगता कि इतना काला धन आउट हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत रास्ते निकाल लिए थे और नोटबंदी को भी चेंज करने के। जो उनको पुराने नोट चेंज करने थे, उन्होंने भी दूसरे रास्ते निकाल लिए थे। क्योंकि हिंदुस्तान में लोग कानून तोड़ना भी जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने बहुत कानून तोड़े हैं और बहुत तरीकों से रुपए चेंज करवाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना काला धन निकाल पाए। जी मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना बराड़िया, संगिनी सेंट्रल से। अर्चना जी, मैं जानना चाहूंगा कि पूरा इलेक्शन कैंपेन लंबा है, हमारे नजर में तो ये लोकतंत्र का उत्सव है। उत्सव भी क्या कहें कि महा उत्सव है, और होना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल अगले हमारे देश के भविष्य के हम जिन हाथों में देंगे, तो एक सेलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए। क्या वास्तव में सेलिब्रेशन चल रहा है या फिर बस एक औपचारिकता चल रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो चुनावों की चल रही है कि हर नेता अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी ढंग से नहीं बोलते हैं। वे सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई करनी है। मोदी जी राहुल के लिए बोलेंगे, राहुल मोदी जी के लिए बोलेंगे। उनको और कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। इसलिए मुद्दे गिना देंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, गाँवों के अंदर बिजली का, जल संचार, सारे कम्युनिकेशन होंगे। बट ऐसा कुछ होने वाला किसी भी कोई भी मतलब मोदी सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, बट किसी भी सरकार में ऐसा कोई मुद्दा वो लोग उस टाइम नहीं, चुनाव के बाद नहीं उठाते हैं। और बोलने में जातिवाद को लेके, उनके मतलब एक दूसरे के ड्रेसअप को लेके, एक दूसरे के एजुकेशन को लेके, ऐसे भी स्मृति ईरानी के एजुकेशन को लेके कि सब वो इतना पढ़ी हुई हैं, उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्मृति जी उनके लिए बोल रही हैं। तो ये सारा सब कुछ इनका सिर्फ चुनावी मुद्दों में ही बोलते हैं, बाकी उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। मैम, मुद्दे कैसे होनी चाहिए? जैसे अभी मैडम ने कहा कि मुद्दे आधारहीन है। कोई किसी की डिग्री पे सवाल खड़ा कर रहा है, कोई जाति पे कर रहा है, कोई किसी के धर्म पे करना। तो मुद्दे होने कैसे चाहिए? मुद्दे होने चाहिए देश को लेके। आज जो हो रहा है सब कुछ व्यक्तिगत छीटाकशी हो रही है, व्यक्तिगत एक दूसरे के पे लांछन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा खींचा जा रहा है। हम किसी को ऊपर नहीं पहुंचाते, कम से कम उसको नीचे तो ना खींचें। जो मुद्दे होने चाहिए जिसमें देश का फायदा हो, देश का भला हो। जी चलिए, एक बार फिर मैं वापस इधर पहुंचना चाहूंगा। जी मैम, महिलाओं के लिए कहा जा रहा है 33% आरक्षण लेकर के आएंगे। एक पार्टी कह रही है, दूसरी कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने चलाया। महिला, अगर कोई भी महिला स्टार्टअप शुरू करती है तो उसको बड़ा बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए। महिलाओं में लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो विश्वास कर सके। कितना विश्वास है, कितना भरोसा है अभी? देखिए, मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहूंगी, अगर हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए और थोड़ी सी सहूलियत दी जाए तो शायद हम बाकी लोगों से फार बेटर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हमारे डिसीजंस नो डाउट सबसे अच्छे होते हैं। मीन्स, और सबसे बड़ी बात कि हम अगर मैनेजमेंट में आएंगे तो वहाँ एक डेकोरम भी मेंटेन होता है, प्लस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आती है। एंड आपके डिसीजंस मीन्स एक तरह से कंपनी के लिए भी अच्छे होंगे, देश के लिए भी अच्छे होंगे। क्योंकि महिलाएं अक्सर भ्रष्टाचार से दूर, मीन्स उनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है महिला होने के नाते। एंड मुझे लगता है कि देश में अगर महिलाओं का वर्चस्व राजनीति में, बिजनेस में, सब जगह हो तो डेफिनेटली देश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अभी आपको लगता है कि महिलाओं का वर्चस्व राजनीति में थोड़ा कम है? थोड़ा नहीं सर, है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन देश ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सब कुछ दिए हैं, उसके बावजूद भी कुछ महिलाओं के लिए सोचा गया? सर, बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन जब वो जिस तरह की राजनीति में फंस जाती हैं, वहां वो डिसीजन ले ही नहीं पाती हैं।
जब वो जैसे मायावती को देख लो, बंगाल में ममता बनर्जी को देख लो, महिलाओं के लिए कोई स्पेशल डिसीजन नहीं हुए वहाँ पे। वसुंधरा जी भी रही हैं। हाँ, उन्होंने भी कोई स्पेशल डिसीजन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं लिया। कहने को बहुत कुछ है कि हमें सस्ता लोन दिया जाएगा, स्टार्टअप करने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, कौशल विकास में होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ही कम, उसको बढ़ाना चाहिए। जी मैम, नेताओं की कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह उसको लेके पहले भी कुछ जिक्र हुआ, कैसा होना चाहिए कि आपका सांसद है, उसकी खूबी क्या होनी चाहिए, कैसा हो? एजुकेशन होनी चाहिए उनकी भी अच्छी, तभी वो कुछ काम कर पाएंगे। अगर वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो कैसे काम कर पाएंगे। और उनके साथ काम करने वाली टीम भी पूरी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसका अभी अभाव लगता है आपको? हाँ, अभी तो अभाव है। कंपलसरी कर देना चाहिए कि इतनी एजुकेशन होगी वही नेता के पोस्ट पे आए, मतलब भरे फॉर्म भरे, अदरवाइज नहीं आए। चल एक बार फिर मैं मैम के पास आना चाहूंगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ऐसे कह रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर देश के करोड़ों रुपए का फंड जा रहा है देश से। तो जब महिलाएं खुद सक्षम होगी, महिलाएं पढ़ी लिखी होगी, महिलाओं के साथ इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगा, महिलाएं स्वाभिमान से जिएगी, उन्हें पूरा उनको सम्मान मिलेगा, तो अपने आप बेटियां बच जाएगी, अपने आप बेटियां पढ़ जाएगी। जब महिलाओं को ही नहीं मिलता प्लेसमेंट, जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थिति आती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी महिलाओं का उत्थान हुए, महिलाओं को उत्थान के होगा, महिलाओं का विकास होगा, तो ये बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैम एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। रिजर्वेशन की आपने बात कही, 33% आरक्षण की बात पार्लियामेंट और हमारी लेजिस्लेचर असेंबली में की जा रही है। लंबे समय बाद सुनते आ रहे हैं, फिर चुनाव में मुद्दा निकल करके आ जाता है। तो कुछ क्या लगता है आपको कि अब की बार जो वादे कर रहे हैं ये पूरा कर पाएंगे? वादे तो हमेशा हर सरकार करती है, पर जब इलेक्शन हो जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, उसके बाद सब वो भूल जाते हैं, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो वादा तो हमेशा करते ही हैं और उसके बाद कोई भी नहीं आता दोबारा। मतलब बहुत कम ही मेंबर्स ऐसे हैं कि जो उस जगह के लिए काम करते हैं। मैं सब्सिडी और फ्री की जो चीजें दी जाती हैं उसको लेकर के चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपके पास आना चाहूंगा। सब्सिडी, फ्री की चीजें, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, इनसे एक आम जनता कितना ताल्लुक रखती है कि हाँ वास्तव में मिलनी चाहिए, या फिर बस नेताओं की तरफ से दिया जाता है फ्री का तोहफा? फ्री का तोहफा आप देके जनता को अपनी तरफ आकर्षित तो करते हैं, पर बाद में उनसे वही किसी ना किसी बहाने में वापस ले लिया जाता है कि आप उनको दीजिए जिनके घर में चूल्हा है, गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप अपनी सब्सिडी वापस उनके लिए लौटा दीजिए, ये कह के उनसे वो वापस तोहफा ले लिया जाता है। और जैसा आपने कहा कि वादे, अभी लेटेस्ट यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, पर उनके साथ माफी के साथ उन्होंने अपनी कंडीशन भी रख दी किसानों के साथ कि अगर ऐसा होगा तो आपको कर्ज की माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता, किसान तो अपनी मौत वो। लेकिन आपके क्या मानना आपका कि ये माफी होनी चाहिए या किसान को, गरीब को स्तर उसका उठाया जाना चाहिए? नहीं, किसान का स्तर तो क्योंकि दो बातें आ रही हैं अभी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे जो लोग 12,000 से कम की आय वर्ग के लोग हैं, और मोदी साहब कह रहे हैं कि किसान को हम 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में देंगे। 72,000 वाली बात करने वाले कभी ये वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। आज अगर वो वादा पूरा करते तो देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हर युवा सोचेगा मैं क्यों अपने हाथ पैर चलाऊं, मेरे को 72,000 रुपए जब सरकार वो मिल ही जाएंगे तो मैं क्यों चलाऊं, वो सोचेगा नहीं, अपनी तरक्की के लिए नहीं सोचेगा। और जो मोदी सरकार कह रहे हैं हम 6,000 रुपए जो किसान को हम दे रहे हैं एक निधि के रूप में, मैं कहूँ 6,000 की जगह आप किसान को उसके अनाज का पूरा मूल्य आप उसको दें। बीच में जो बिचौलिए आ जाते हैं उनको हटा के आप किसान का जो उसका रेट है आप उनको दें, तो उनको किसी ना तो कर्ज की जरूरत पड़ेगी, ना उनको मोदी सरकार के 6,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। मोदी साहब की एक चर्चा है कि 15 लाख रुपए खातों में आएंगे। कांग्रेस इसे जुमला कहती है, और वैसे तो एक बार अमित शाह भी कह चुके हैं कि ये तो सिर्फ बस एक चुनावी वादा था, ऐसे आते हैं क्या पैसा? 15 लाख का कितना इंतजार था आपको? मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं था, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई 15 लाख आएंगे कहीं से। बाकी वैसे मैं मोदी सरकार की प्रशंसक हूँ। उन्होंने जो किया है 5 साल में मुझे ठीक लगता है उनका काम। ठीक है, उन्होंने नोटबंदी की या GST लगाया, पर उसका असर आया है। विदेश में वो घूमे हैं, बहुत घूमे हैं,
और उसका रिजल्ट भी आया है सामने। ऐसे नहीं, अपने देश की रेपुटेशन बढ़ाई है और स्पेशली लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, हाइजीन के लिए जो किया उन्होंने, वो तो बहुत अच्छा किया है हाइजीन को। चलिए मैम, आपके पास आना चाहूँगा एक बार। मैं रेनू जैन संगनी से। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो भी है पॉलिटिशियन जो भी बात कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमको पब्लिक को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अपने देश के लिए साफ सफाई का और सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तभी रह पाएगा। तो ऐसे ही एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेघालय का एक गांव है, वो इतना साफ सुथरा है, वहाँ के लोगों के सबके टॉयलेट्स बने हुए हैं और पूरा साफ सफाई रखते हैं, वो लोग खुद करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, सब कुछ वहाँ पे आप देखे जाके बहुत साफ सफाई है वहाँ पे। और इसी तरह से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधाएं होनी चाहिए। बेड्स नहीं होते हैं, उनको नीचे लिटाना पड़ता है, आउटडोर पेशेंट्स बहुत आते हैं, इंडोर पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो एक डॉक्टर्स और उनके बीच में, पेशेंट्स के बीच में मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, तो उससे डॉक्टर्स का जो वर्कलोड है वो कम होएगा, तो पेशेंट्स को भी उससे काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी सही रहेगा दोनों के बीच में। मैम, आपके पास आना चाहूँगा। आप तो खुद एक बिजनेस वूमेन हैं, बिजनेस करती हैं आप अपना। नई सरकार किसी की भी हो, क्या उम्मीद करती हैं आप? नई सरकार किसी की भी हो, एटलीस्ट वो हम लोग के बारे में सोचे। मैं ये नहीं कहती कि आप किसानों के बारे में मत सोचिए, लेकिन आप ठीक है किसानों के बारे में आज तक आपको जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ किसानों के, गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी ये सोचते हैं आपने जो बिजनेसमैन्स को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं तो आपने कभी उनके बारे में बात नहीं करी। आपका सपोर्ट वगैरह हर चीज करने के लिए हम लोग हर चीज में आगे होते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन आप लोग कभी भी कोई भी अपने वादे में या किसी भी तरीके में आप लोग हम बिजनेसमैन की बात नहीं करते। हमें जो परेशानियां होती हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते। आपने हर चीज के लिए बोला कि हम सबको एक साथ रखते हैं, लेकिन क्या आपने, ठीक है गरीबों को आप ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप अमीरों को नीचे लेके आना चाहते हैं? आपकी ये सोच है कि आप ये चाहते हो कि गरीब तो ऊपर आए, लेकिन जो हम लोग ने अमीर हैं वो नीचे आ जाए। आप उनके बारे में भी तो सोचिए, आप उनके बारे में तो कुछ करिए। जी, मैं स्नेहा, मैं एक बार वापस यही कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मतलब सब लोगों के भलाई के लिए किया है, क्योंकि जो इंसान अकेला है, केवल अकेला है, न उसको पैसे की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत नहीं, तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सब कुछ वो क्लियर करेंगे, तो उनका हमें साथ देना चाहिए और अपोजिशन पार्टी को भी उनको साथ लेके चलना चाहिए। मैं एक छोटा सा इश्यू और है, एक राम मंदिर का मुद्दा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, पहले चलता था, अब कभी चर्चा में आता है राम मंदिर है या गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, इनकी चर्चाएं बहुत होती हैं। कब से सुन रहे हैं? वर्षों से सुन रहे हैं? कुछ इसमें नजर आ रहा है राम मंदिर और गरीबी पर? हाँ, सुन तो वर्षों से रहे, पर इनको याद इलेक्शन के टाइम ही आता है कि हमें नहीं, आज तक राम मंदिर नहीं बना। पिछले साल भी बहुत दंगे हुए थे, वहां पे रैलियां निकाली गई थी, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला 5 साल में उसका अभी तक की। पर अब ये इलेक्शन टाइम में याद करते हैं, अदरवाइज तो ये लोग भूल जाते हैं। गरीबी को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि गरीबी की चर्चा हमेशा होती है, गरीबों के लिए चुनने के बाद में कितना ख्याल रहता है गरीबों का? किसी भी सरकार को गरीबों का कोई ख्याल नहीं रहता है। जब चुनावी मुद्दे आते हैं तब वो गरीबों के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम गरीबी के लिए ये करेंगे, इन लोगों को अपने स्तर से ऊंचा उठाएंगे, गांव में जहां सबसे ज़्यादा गरीबी है वहां पे हम लोग काफ़ी सारा अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, चाहे जल से हो, चाहे संचार से हो, कम्युनिकेशन हो, रोड्स हो, कुछ भी हो। लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ वो वहीं का वहीं रह जाता है, वो लोग जीत जाते हैं, वो अपने ही जश्न में मगन रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए, संगिनी समूह के साथ हमने चर्चा की है और काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको छूने की कोशिश की। महज एक वानगी है ये कि महिलाएं, एक आम मतदाता क्या सोचता है नेताओं के बारे में, सरकार के बारे में और भविष्य की चिंता कैसी है, तो तमाम पहलुओं को लेकर के हमने चर्चा की है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महासमर 2019 में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं महासमर 2019। महासमर की इस सीरीज में हम अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जयपुर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है विमेंस का संगिनी, जो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, और हम इन लोगों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के किस तरह से पैनी नजर है उन लोगों की और क्या सोचते हैं, किस तरह का इस इलेक्शन में भविष्य 5 साल के लिए हम जिन हाथों में देंगे वो सरकार होनी कैसी चाहिए, क्या नेताओं से अपेक्षा है, उनका सांसद कैसा हो, देश के जो मंत्री बने वो कैसे हों,
ये तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी चलिए, आप नाम बताइए अपना। मैं संगिनी सेंट्रल की अध्यक्ष हैं अलका चौधरी। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो महासमर अभी 2019 के इलेक्शंस हैं, उसमें जो राजनीति की बहुत गंदी तस्वीर सामने आई है वो नहीं आनी चाहिए थी। जो आज तक की सबसे भयानक स्थिति है, सभी नेताओं ने अपनी सीमाएं तोड़ी है और साथ में महिलाओं का किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा है। किसी भी पार्टी की हम बात करें, कोई महिलाओं को आगे ले जाना नहीं चाहता। सभी नियम बनाने में सबसे आगे रहते, बट महिलाओं की सोच पे कोई उनका वो नहीं है। ना तो 33% रिजर्वेशन की उन्होंने कभी बात की है, ना उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आई थिंक सबसे बड़ा, अगर महिलाएं आगे आएंगी तो अपने आप ही शायद सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। जी चलिए, मैम आपके पास मैं आना चाहूंगा। बोलने की बात कही जा रही है कि जो लैंग्वेज जिस तरह की यूज की जानी चाहिए मंच से, वैसी नहीं हो रही। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग? मैं कुसुम फोफलिया, सेंट्रल संगिनी से। जो बोलने की लैंग्वेज है वो बिल्कुल अपनी सीमाएं तोड़ी जा रही है। उनको बोलने का अच्छा सही नहीं है तो सही बोलना चाहिए। इसके अलावा चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। महिलाओं पे जो गांव में अत्याचार है वो भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा गांव में क्या होते हैं, शिक्षा लड़कियों को ही दी जाती है, लड़कों को नहीं दी जाती है फ्री जैसे। तो लड़के तो बाल मजदूर होते जा रहे हैं और लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी चले मैम, आपके पास आऊंगा मैं। रूरल बेल्ट की चिंता जाहिर की है उन्होंने। आप लोग भी कभी गए होंगे, आपका क्लब कभी काम करता होगा उनके लिए। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी गाँव में? मैं स्नेहा जैन, सेंट्रल ग्रुप से। रूरल तो बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सब जगह बेरोजगारी है, गरीबी है, नंगे भूखे बच्चे फिरते रहते हैं, पर कोई नेताओं को कोई सुध नहीं है। बस उनको जब वोट लेना होता है वो आ जाते हैं, वोट लेके फिर चले जाते हैं, फिर पता ही नहीं उनको कि क्या हो रहा है देश में। और 2-3 मेरे भी पॉइंट है कि ये होना चाहिए। एक तो एजुकेशन थोड़ी सस्ती हो जानी चाहिए ताकि हर बच्चा बच्ची पढ़ सके। दूसरा है कि रोड पर स्पीड ब्रेकर इतने सफिशिएंट हो कि इतने सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो रुक जाएं। जी मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 5 साल मोदी सरकार रही। 2014 में काफी कुछ कहा भी गया था, एक नई उम्मीद, नई किरण देश में लग रही थी और करीब 30 साल बाद इस देश को एक स्थायी सरकार मिली। किस तरह से देखेंगे इस कार्यकाल को? मेरा नाम रूपल जैन है। सबके हिसाब से मोदी सरकार बहुत ही स्थायी और बहुत ही सही है, बट मेरा मानना थोड़ा अलग है। मोदी सरकार ने, ठीक है, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो उन्होंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें परेशानियां नहीं दी। नोटबंदी करी, हम बहुत परेशान हुए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ब्लैक मनी, कोई उनकी टीम का कोई भी ब्लैक मनी का चीज बाहर नहीं आई, जो भी आई कांग्रेस की आई। उसके बाद उन्होंने जीएसटी लागू किया। ज्वेलरी के लोगों ने 40 दिन तक दुकानें बंद करके उन्होंने वो चीज़ की, लेकिन उसके बाद भी वो अपने इरादों से अटल ही रहे। उन्होंने वो चेंजेस नहीं किया। अगर वो हमारे बारे में सोचते होते तो उनको एटलीस्ट कुछ तो चेंजेस करने थे। आज हम लोग बिजनेस करें या फिर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के पीछे भागें। हर महीने में हम लोग 5 दिन तो सिर्फ जीएसटी के पीछे भागते हैं। हम बिजनेस करने के लिए हम कहीं नहीं जा सकते। अगर हमारा बाहर हमें जाना है तो पहले हमें जीएसटी देखना है। हम जीएसटी नहीं भरेंगे तो वहाँ पे हमारे घर में रेड हो सकती है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट हमें जीएसटी भरना इतना ज़रूरी है कि हम दूसरे काम नहीं कर सकते। जीएसटी की वजह से जितनी परेशानियाँ हम बिजनेस लोगों को हो रही है वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। ये मोदी सरकार ने इस चीज़ को एक बार भी नहीं सोचा कि इस पे क्या करना चाहिए, लेकिन उस पे वो अटल रहे और 40 डेज ज्वेलरी वालों ने स्ट्राइक करी है, बट उस पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनको बिल्कुल इग्नोर किया। वो बहुत गलत था। चलिए, खुद अपना बिजनेस करती हैं और जिस तरह की पीड़ा भी होती है लोगों को जीएसटी को लेकर के, कई मर्तबा ये बात कही जाती है कि जीएसटी लागू करना चाहिए था। व्यापारी अपने दिल और दिमाग से उसे लागू करने के लिए तैयार भी था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, एक थोपा गया, ये अक्सर कहा जाता है। चलिए मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। जीएसटी को लेकर चर्चा होती है कभी? बिल्कुल होती है सर। मेरे हस्बैंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड मेरा नाम संजीका शाह है। आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ संगिनी सेंट्रल संस्थान। जीएसटी ठीक है, जो उन्होंने लागू किया और सब कुछ किया, एक बहुत अच्छी सोच के साथ किया। और लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान है, इसकी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसीलिए आज हम बहुत तरक्की कर रहे थे, आज हम बहुत प्रगति करी। इसी कारण यही था कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में हम रहते थे।
और जीएसटी होने से हाँ कुछ समय के लिए एक हमारे इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आ गई है, उसके अंदर शायद डाउनफॉल ही स्टेबिलिटी डाउनफॉल ही आया है और उसको ऊपर जाने में कुछ वक्त लगेगा। इन सब चीज़ों से सिस्टमैटिक चीज़ों को हमें ज़िंदगी में अपने लागू करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा। जी चलिए मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लोकसभा चुनाव में आप स्पीच सुन रहे हैं, किसका स्पीच आपको बहुत अच्छा लगा या सभी के एक जैसे ही लग रहे हैं? सभी के एक जैसे ही हैं, सभी ने अपनी सीमा तोड़ दी है लैंग्वेज में। कई चुनाव आपने देखे होंगे, यह इलेक्शन कुछ अलग हटके है। कहा यह जा रहा है कि देश के सीमाओं की सुरक्षा के लिए या अब तक कुछ नहीं हुआ उसके लिए, स्थायी रहने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। पहले भी ऐसा ही होता रहा कि अब की बार कुछ अलग हटके इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है या सच्चाई है? शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस का अब तक दबदबा था, बोलबाला था, इसलिए कांग्रेस ही सबसे ज्यादा, क्योंकि वो और कोई पार्टी नहीं थी सामने दूसरी, इस वजह से कांग्रेस ही आ रही थी। अब बराबर का टक्कर में ये लोग आए हैं, लेकिन इन बराबर में बहुमत भी दोनों का, मतलब जो अपोजिशन वाली पार्टी भी जब तक बराबर की नहीं आएगी तब तक कोई भी काम नहीं कर पाएगा। प्रतिपक्ष भी सरकार की तरह मजबूत होना चाहिए। प्रतिपक्ष भी, जब प्रतिपक्ष मजबूत होगा तो ही वो सरकार काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी सरकार। बिल्कुल एक नई बात निकल के आई और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बात कही भी जाती है कि सरकार की मजबूती के साथ साथ स्थायी रहे सरकार, ये बात ठीक है। अदरवाइज तो आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में चले जाएंगे और मजबूरियों की शिकार बन जाएंगे, लेकिन प्रतिपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी आप अभी आए हैं, कैसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए आपके लिहाज से? कोई भी कैसा हो, प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम करे, लेडीज के लिए काम करे और मतलब बच्चों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने के अवसर मिले। और ये जो हमारा मतलब रिजर्वेशन वगैरह है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बच्चों का उतना विकास नहीं होता है। तो आरक्षण को मतलब कम करना चाहिए ताकि और बच्चे जो कैपेबल हैं वो मतलब आगे बढ़ें। नहीं तो ये होता जा रहा है कि जो कैपेबल बच्चे हैं उनको यहाँ स्कोप नहीं मिलता, तो वो यहाँ नहीं रह के बाहर पढ़ने चले जाते हैं, और जो एक बार बाहर पढ़ने चला जाएगा तो वो फिर बच्चे, उनको यहाँ पे पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो वो बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि वो लोग मोटिवेट हों कि हमको यहीं रहना है और देश के लिए कुछ करना है। मैम आपके पास आना चाहूंगा मैं। इलेक्शन में चर्चाएं बहुत हो रही हैं, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, कोई 72,000 की बात कर रहा है, कोई रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कुछ ऐसा है लग रहा है आपको कि जो छूट रहा है वो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए? मैं भारती पटोलिया, मेंबर ऑफ संगनी ग्रुप। मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो अपना ये 33% सिर्फ पुरुष वोटर है, बाकी 67% महिलाएं और युवा बूथ है। और सबसे ज्यादा परेशानी होती है ना, वो युवा और महिलाओं को ही हो रही है। युवा आज बेरोजगार बहुत हो रहे हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करा के और वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता और सरकार उनकी रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाती। तो मैं ये कहूँगी कि सरकार है ना, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको 2 भाग में डिवाइड कर दे, कि एक तो शिफ्ट 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दे। एक शिफ्ट हो सुबह 8 से 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट हो 2 से 8 बजे तक। तो 2 शिफ्ट में नौकरी करने से क्या है कि बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। और ये शनिवार को जो छुट्टी रखते हैं वो भी शायद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जो नौकरी करने वाले जो होते हैं उनको टाइम काफी मिल जाता है। 8 घंटे काम करने के बाद फिर 8 घंटे वापस फ्री हो जाते हैं, 12 घंटे। तो वो उसमें अपना दूसरा भी काम कर सकते हैं और भी कोई हॉबीज अपनी जो है पूरी कर सकते हैं, और वो एक कुंठित नहीं रहेंगे। सरकारी कर्मचारी जो कुंठित है ना, वो कुंठित नहीं रहेंगे, काम करेंगे। तो मैं एक तो मेरा ये है। और महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं को सुरक्षा हो। आज महिला डे नाइट का कोई वो नहीं रहा, इशू नहीं रहा। आज के युग में डे नाइट का इशू नहीं रहा। तो रात को हम महिलाओं को भेजने में दिक्कत होती है हमको कि उनकी सुरक्षा नहीं है। तो सरकार ऐसी हो जो महिलाओं की सुरक्षा का अच्छा पक्का प्रबंध करे। और एक ये है कि जो सरकारी कर्मचारी है जितने भी, उनको क्या करना चाहिए, कंपलसरी कर दे कि सरकारी स्कूल के अंदर ही उनके बच्चे पढ़ेंगे, ताकि सरकारी स्कूल, अधिकारी और कर्मचारी दोनों। हाँ, अधिकारी कर्मचारी, अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे जब तो विकास होगा सरकारी स्कूलों का। तो सरकारी स्कूलों के जब अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो ये करते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सरकारें अपने आप
सरकारी स्कूलों का शिक्षा का महत्व अपने आप बड़ी हो जाएगा। अच्छा, सरकारी स्कूल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जी, आप कुछ कह रही हैं, एजुकेशन पे कुछ कह रही हैं। एजुकेशन में नेताओं के बच्चे भी वहाँ जाने चाहिए। जब नेताओं के बच्चे वहाँ जाएंगे ना, तभी सारे सब डेवलप हो जाएंगे आराम से। कुछ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना लोअर क्लास को करने की है, ना अपर क्लास को कुछ करने की जरूरत है। जी मैम, आप नाम बता दीजिए अपना और क्या कह रही हैं आप? अमिता भंडारी। सब लोगों ने जीएसटी, आरक्षण, चुनाव, इस बारे में सबने बहुत कुछ बोला और बहुत अच्छा भी बोला है। पर जो भी सरकार आती है महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की बात करती है। आज महिलाओं के बराबर का दर्जा सिर्फ शहर तक ही सीमित होकर रह गया है। आज हम आदिवासी इलाके में जाएं, गांव में जाएं, वहाँ जो महिलाओं की दुर्दशा है, अभी भी उनको पुरुष के स्तर से नीचे ही, उस नीचे की नजरों से ही उनको देखा जाता है। अभी भी उनको क्या क्या वेदना सहनी पड़ती है, वो वहीं की महिलाएं अपना बयान कर सकती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आने वाली सरकार इस ओर ध्यान दें कि गांवों की महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, आदिवासी महिलाओं को भी शिक्षित किया। आज महिला शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। जब वो खुद ही शिक्षित नहीं तो अपने बच्चों को क्या कहेगी कि तुम पढ़ो लिखो या कुछ करो। इसलिए मेरा आने वाली सरकार से यही है कि गांव के और आदिवासी इलाकों को वो देख रेख करें। तो चलिए, संगिनी ग्रुप से हमारी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए जन टीवी के।